हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की। क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और इसी से रिलेटेड कई सारे सवाल इंटरव्यू में बन जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ हो, क्योंकि इससे आपके लेवल को जज किया जाता है। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, दैट मीन्स आपका लेवल बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है डबल फ्री। अब ये डबल फ्री क्या होता है उसको समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, और मैं बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको इसको समझाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ। ये मैं, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं दो फाइल्स देख रहे हैं आप, एक demo.c और एक demo.cpp। तो मैं ये जो बताने वाला हूँ वो सी और सी प्लस प्लस दोनों में बताऊँगा और कंपैरिजन भी करूँगा। तो जैसे मैंने सी लैंग्वेज में एक फंक्शन बनाया हुआ है, मेन फंक्शन बनाया हुआ है, और क्योंकि मुझे printf scanf यूज़ करना अगर पड़ेगा तो मैं इंक्लूड करा लेता हूँ stdio.h। इसके अलावा एक और मुझे इंक्लूड करानी पड़ेगी। अगर मैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैलॉक कैलॉक का यूज़ करना है, फ्री का यूज़ करना है, तो फिर हमें इंक्लूड करना पड़ता है stdlib.h फाइल। गॉट इट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है डायनेमिकली। आप जानते हैं कि वेरिएबल्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है SMA स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, और दूसरा तरीका होता है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, यूं ही एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ void f1, राइट। और इसके अंदर मैंने एक पॉइंटर बनाया हुआ है, लेट्स से इंट टाइप का एक पॉइंटर बना दिया है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि p के अंदर इंट स्टार मैलॉक फंक्शन को कॉल करके एक एरे क्रिएट करवा लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 5 इंटू साइज ऑफ इंट, यानी इंट ब्लॉक का जो साइज होगा ऐसे 5 ब्लॉक्स बन जाए, ये मैंने कहा है मैलॉक फंक्शन को। तो एक इंट ब्लॉक का साइज 4 बाइट्स होता है, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम हो जाएंगे। तो होता ये कि जो मेमोरी मिलती है मैलॉक कैलॉक के कारण, वो हीप सेक्शन में से मिलती है। अगर आप ऐसे समझें तो दो तरह के वेरिएबल्स हो गए। एक जो SMA वाले वेरिएबल हैं, जिसमें खास तौर पे हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की, जो फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं या आर्ग्यूमेंट्स में बनाते हैं। तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है स्टैक वाले रीजन में। और ये जो डायनेमिकली मेमोरी मिल रही है मैलॉक कैलॉक की मदद से, ये जिस सेक्शन में मेमोरी मिलती है उसको बोलते हैं हीप। तो सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एंटायर मेमोरी को मैनेज किया जाता है, और इसके मैनेजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। तो हमें जब चाहिए हम मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं और मेमोरी को फ्री भी करा सकते हैं। तो अभी ये मेमोरी बन गई है और P के द्वारा ये मेमोरी ब्लॉक पॉइंट हो रहा है। सपोज़ करिए इस पे जो भी यूज़ करना था मैंने करा, इसमें कुछ वैल्यू मुझे रखनी थी तो मैंने रखी, या जो भी आप सब समझ सकते हैं कि P+0 करके मैंने उसकी डी रेफरेंसिंग करी। इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू रख दी 10, फिर मैंने लिखा स्टार P+1, इसके अंदर कुछ वैल्यू रख दी लेट्स से 20। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ स्टार P+2, इसमें असाइन कर देता हूँ 30, स्टार P+3, तो इसमें रख देता हूँ 40, एंड स्टार P+4, इसमें रख देता हूँ 50। तो देखिए हमने जो 5 मेमोरी ब्लॉक्स बनाए इंट टाइप के, उनमें हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अभी इसका जो भी यूज़ करना है इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ये फंक्शन ऐसे ही एंड हो जाता है तो क्या होगा, F1 फंक्शन जब एंड होगा तो क्या होगा, होगा ये कि फंक्शन एंड होने के बाद जो SMA वाले वेरिएबल से उनकी मेमोरी हो जाएगी रिलीज। यानी ये जो P वेरिएबल बना है, क्योंकि डिक्लेरेशन से बना है तो P पॉइंटर वेरिएबल है, और इसकी मेमोरी हो गई रिलीज जैसे ही F1 फंक्शन एंड हुआ है।
अभी अगर मैं थोड़ा डायग्राम से आपको इस चीज़ को समझाऊं तो देखिए, मैं डायग्राम बताता हूं आपको। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया और ये SMA वाला वेरिएबल है। इनफैक्ट जिन वेरिएबल्स के नाम होते हैं वो एक्चुअल में SMA वाले वेरिएबल्स ही होते हैं। और ये पॉइंट कर रहा है एक एरे को, 5 इंट ब्लॉक्स का एरे होगा और ये डायनेमिकली बना है। तो ये इसके इंडेक्स मान लीजिए 0 1 2 3 4। आपने इसी के अंदर वैल्यूज़ रखी हैं, तो 10 20 30 40 50 इस तरीके से वैल्यूज़ आपने इसके अंदर रख दी है। अभी सोचो कि P में इसका एड्रेस है, अभी आप यूज़ कर रहे थे लेकिन फंक्शन एंड हो गया। फंक्शन एंड हो गया तो क्या होगा, इस P की मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन जो डायनेमिकली ब्लॉक्स बनते हैं उनकी मेमोरी अपने आप रिलीज़ नहीं होती। या तो प्रोग्राम एंड होगा तब रिलीज़ होगी, या फिर आप फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे तो रिलीज़ होगी। तो अगर आपने DMA वाले वेरिएबल की मेमोरी रिलीज़ नहीं कराई और फंक्शन एंड होने पर P तो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसा हो जाने पर जब P डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो ये मेमोरी लीक कहलाएगा, क्योंकि इसको तो अब कोई पॉइंट कर ही नहीं रहा है, और इसको अगर कोई पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कंज्यूम्ड मेमोरी में काउंट होता रहेगा, क्योंकि जब आपने मैलॉक को कॉल किया था तब इसके नाम पर मेमोरी रिजर्व हो गई थी, और इंटरनल जो मेमोरी मैनेजर होगा सी लैंग्वेज में वो ये ध्यान में रख रहा होगा कि अच्छा ये तो कंज्यूम्ड एरिया है, ये किसी और को एलोकेट नहीं करना है। तो इस तरीके से ये मेमोरी लीक कहलाएगा, क्योंकि इस मेमोरी को अब कोई और भी यूज़ नहीं कर सकता और आप भी यूज़ नहीं कर पा रहे, बिकॉज अब आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है ही नहीं, किसी के पास एड्रेस है ही नहीं। तो ये तो मेमोरी लीक है। अब आप इस मेमोरी लीक से बचना चाहते हो, तो मेमोरी लीक से बचने का एक तरीका ये है कि फंक्शन एंड होने से पहले, F1 फंक्शन एंड होने से पहले आप इस मेमोरी को रिलीज़ करा दें, क्योंकि इसको रिलीज़ कराने के लिए आपको फ्री फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें एड्रेस पास करना पड़ेगा, जो कि पॉइंटर के अंदर रखा था तो P पास करना पड़ेगा, तो P की वैल्यू फ्री फंक्शन को मिल जाएगी जो कि एड्रेस होगा। अब देखिए क्या होता है ना, ये अगर आपने कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पर लिखा फ्री और इसमें P पास कर दिया, इस तरीके से आप मेमोरी लीक से बच गए। गॉट इट? इस तरीके से आप मेमोरी लीक से बच गए। तो होता ये कि ये मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्रामर को समझ में आना चाहिए। आपने फ्री करा दिया, अब P डिस्ट्रॉय हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि P के डिस्ट्रॉय होने से पहले एरे की मेमोरी को रिलीज करा दिया गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने फ्री फंक्शन को दोबारा कॉल करके उसमें सेम वैल्यू पास कर दी, इसको बोलते हैं डबल फ्री, और इसी के बारे में आज का हमारा ये लेसन है। डबल फ्री से क्या होगा, दो बार फ्री हो गया, सेम चीज को आपने दो बार फ्री, अरे भाई पहली बार फ्री फंक्शन चला था, फ्री हो गया था, तो दूसरी बार फ्री आपको कराना ही नहीं है। ये ब्लंडर है, ये करना नहीं है कभी। ऐसा करने से क्या होता है, ऑलरेडी जो मेमोरी स्पेस फ्री हो चुकी है वो अब कंज्यूम्ड एरिया में से फ्री मेमोरी एरिया में चली गई है, और इंटरनली सी का मेमोरी मैनेजर फ्री मेमोरी एरिया के सारे ब्लॉक्स को मैनेज करता होगा कोई डेटा स्ट्रक्चर से। इट्स एक्चुअली डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो ये फ्री मेमोरी एरिया उधर पहुंच गया है, तो फिजिकली तो वही है, लेकिन लिंकिंग की वजह से, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की वजह से वो उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट का पार्ट बन चुका है जिसमें फ्री मेमोरी ब्लॉक्स रखें। अब आप उसको डबल से फ्री कर देते हो, तो डबल से फ्री कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आपने डबल से फ्री करा ना, तो ये डेटा करप्ट हो जाएगा, वो डेटा स्ट्रक्चर करप्ट हो जाएगा, वो डेटा स्ट्रक्चर जो इस बात को मेंटेन करता है कि फ्री मेमोरी स्पेसेस कहाँ हैं, कौन कौन से मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तभी तो आप नेक्स्ट टाइम जब कोई मेमोरी ब्लॉक की डिमांड करते हो मैलॉक कैलॉक को कॉल करके, तो आपको फ्री एरिया में से वो मेमोरी ब्लॉक मिल पाता है। पर ये क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आप करप्ट कर देते रहे हो डबल फ्री करके, तो इससे प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, या फिर हम बोलें कि इसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, एंड विच इज़ हाईली रिस्की थिंग। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि डबल फ्री किसे बोलते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि ये बड़ा क्रूशियल चीज़ है। लेकिन
आपको ये लग रहा होगा कि कोई ऐसे 2 बार फ्री क्यों लिखेगा? यस, तो मैं बताता हूँ कि ऐसा हमसे गलती हो कैसे जाती है। तो मान लीजिए हम फ्री यहाँ लिख ही नहीं रहे, हमने ये फ्री वाली लाइन यहाँ पे हटा दी और हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया पी की वैल्यू यानी एड्रेस। तो फिर रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? रिटर्न टाइप होना चाहिए इंट स्टार। ठीक है, अब जब f1 फंक्शन एंड होगा तो p डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो एरे जो डायनेमिकली बना है उसका एड्रेस वो रिटर्न कर देगा। और रिटर्न कर देगा तो जहाँ से f1 फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पे कोई पॉइंटर है, इंट स्टार, लेट से p नाम रख सकते हो या q भी नाम रख सकते हो, तो मैंने q रख लिया, तो q में उसका एड्रेस आ गया। सो दैट मीन्स यहाँ मेमोरी लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई तो एरे को पॉइंट कर रहा है ना, p नहीं पॉइंट कर रहा, q पॉइंट कर रहा है, पर कोई तो पॉइंट कर रहा है, मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। फाइन, अब मुझे जब भी इस मेमोरी को रिलीज कराना है तो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए क्यों ना एक अलग ही फंक्शन बना दिया जाए और उसका नाम हम रख लेते हैं रिलीज। और इस फंक्शन में आ जाना चाहिए एक पॉइंटर, एक एड्रेस आ जाएगा, और जिसका एड्रेस आ जाएगा उसको मैं फ्री करा दूंगा। ठीक, अब देखो बड़ा प्रोग्राम बन रहा है, कई सारे प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं। ये रिलीज फंक्शन हमने बना दिया है जो फ्री करता है। तो मान लीजिए कि मेन फंक्शन में जो भी हमें यूज़ करना था करने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि हम रिलीज फंक्शन को कॉल कर देते हैं और उसमें ये क्यू पास कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्यू की वैल्यू यानी कि उस एरे का एड्रेस पास होके पीटीआर में चला गया है और वो फ्री करवा दे रहा है उस एरे को। जाने अनजाने हम रिलीज फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहे हैं, राइट? ऐसा हो जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि एक के नीचे एक कॉल हो, बीच में कुछ कोड है, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने सोचा रिलीज नहीं कराया, आपने रिलीज फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड हिडन मेमोरी रिलीज। ये जो हिडन मेमोरी मैनेजमेंट बोल सकते हो आप इसको, कि फ्री फंक्शन का डायरेक्ट कॉल आपको नहीं दिख रहा है, आपको रिलीज फंक्शन का कॉल दिख रहा है। सो आपको लग रहा है कि ठीक है अभी रिलीज करा रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत सारा कोड है बीच में और उसके बाद जाके कहीं पर रिलीज क्यू आपने दोबारा से लिख दिया, तो ये डबल फ्री की सिचुएशन बन गई। आपने 2 बार सेम मेमोरी को रिलीज कर दिया और ये अनजाने में हो जाता है। ये एक बड़ी ही क्रूशियल चीज़ है जिसको आपको समझना है। मतलब डबल फ्री या यूं बोलें कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो C++ में वो बहुत क्रूशियल है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो एक्सीडेंटली आप रिलीज फंक्शन को 2 बार कॉल कर ले रहे हो तो ये डबल फ्री की सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, पता है C++ में अगर आप सेम चीज़ को बनाने की कोशिश करोगे तो C++ में एक एडवांटेज है। C++ में होता है डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, और अगर अभी आप ये सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपको C++ में जो डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है उसकी अहमियत समझ में आने लगेगी। हो सकता है जब डिस्ट्रक्टर की आपने थ्योरी पढ़ी तब आपने उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करा हो, नहीं समझ पाए हो कि यार इसका यूज़ कहाँ है, लेकिन इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एरिया वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये सेम तरह का कोड लिखने वाला हूँ .cpp फाइल में। तो यहाँ पे लिखता हूँ #include iostream एंड यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं लाइक इंट स्टार। अच्छा, यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से करते हैं प्रोग्रामिंग। तो लेट्स से क्लास है, कुछ भी नाम रख लो लाइक आइटम, एंड इस क्लास के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, राइट? सो इस क्लास के अंदर मैंने सपोज करो एक पॉइंटर बनाया हुआ है, दैट इज़ प्राइवेट मेंबर इंट स्टार p। ठीक है, अभी पब्लिक मेंबर्स बना रहा हूँ, पब्लिक, और यहाँ पर जैसे हमने f1 फंक्शन बनाया था ना, यहाँ पर ये बनाया था, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, और ये f1 फंक्शन है, राइट? बट मैं क्या करूँगा ना, ये जो f1 फंक्शन है, क्योंकि अब ये मेंबर फंक्शन है तो मुझे इससे कुछ रिटर्न नहीं कराना है, void, एंड इसके अंदर अब मैं C++ के स्टाइल में
काम करूँगा और यहाँ पर भी मुझे पॉइंटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंटर मेरे पास ऊपर है मेंबर वेरिएबल के रूप में। और यहाँ पर मैं जो काम मैलॉक से कराता था अब वो कराऊंगा न्यू की मदद से, और न्यू में लिखा मैंने इंट और मैंने लिख दिया 5। इस तरीके से C++ में काम होता है और वैल्यूज़ तो इसी तरीके से रखी जाएंगी, रिटर्न कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जो F1 फंक्शन है ये चलेगा तो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद उसमें वैल्यूज़ वगैरह जाएंगे और जो भी यूज़ हमें करना है करेंगे। F1 फंक्शन जब एंड हो जाएगा तो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि P इंस्टेंस वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा और एरे जो है वो तो डायनेमिकली बना हुआ है। तो अगर हम रिलीज़ फंक्शन जैसा कुछ बनाते हैं, सपोज़ करो जो रिलीज़ फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है वैसे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है, रिलीज़ फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया। बट ये जो रिलीज़ फंक्शन होगा इसमें मुझे कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इंस्टेंस मेंबर के रूप में P है। अच्छा, फ्री फंक्शन के थ्रू नहीं करेंगे यहाँ काम, डिलीट के थ्रू करेंगे। तो ये इस तरीके से रिलीज़ हो जाएगी मेमोरी। अभी इसमें क्या दिक्कत है ना कि जैसे मैंने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ आइटम क्लास का I1, ठीक है, और I1.F1 को कॉल कर लिया। यस, तो ये F1 का कोड चलेगा, एरे बन जाएगा, P उसको पॉइंट करने लगेगा लाइकवाइज। और फिर अब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे उसकी मेमोरी को रिलीज़ कराना है, तो मैंने लिखा I1.release। देखो, पहली दिक्कत तो ये है कि एज अ प्रोग्रामर आप ये मत सोचिए कि पूरा कोड आप ही लिख रहे हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि ये जो क्लास है किसी और प्रोग्रामर ने बनाई हो और मेन फंक्शन आप लिख रहे हो। तो जब आप लिख रहे हो तो आपको ये अहमियत पता होनी चाहिए कि यार रिलीज़ फंक्शन भी मुझे कॉल करना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, कभी ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। अभी आप ये सोचो कि ये सारा काम मेन फंक्शन में नहीं हो रहा, किसी और फंक्शन में हो रहा है, ठीक है, लाइक फन, ओके, और मेन फंक्शन से हम इसको कॉल कर रहे हैं या किसी और फंक्शन से हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब सोचो, ये जो फन फंक्शन कॉल होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट बनेगा, लोकली बन रहा है, ये सब काम होगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा P पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट ही गया तो P पॉइंटर भी गया, राइट। तो इसलिए डायग्राम से भी समझ लो इस बात को। सो लाइक आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, सो I1 ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर P नाम का पॉइंटर है, राइट। ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होगा तो P भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब आपने F1 फंक्शन को कॉल किया ना, I1.F1 किया आपने, तो क्या हुआ, एक एरे बन गया, 5 इंट ब्लॉक्स का एरे बन गया, 0 1 2 3 4, और P इसको पॉइंट करने लगा, राइट। अच्छा, अब जैसे ही F1 फंक्शन एंड होगा ना तो P डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, और ना एरे डिस्ट्रॉय होगा। अब लेकिन अगर फन फंक्शन एंड होगा तो I1 डिस्ट्रॉय होगा ना। जब ये फन फंक्शन खत्म होगा तो I1 डिस्ट्रॉय होगा। तो I1 जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना तो एरे मेमोरी लीक हो गया, राइट, क्योंकि अब उसे कोई पॉइंट नहीं कर रहा। तो हमें समय रहते इसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ करने के लिए मैंने रिलीज़ फंक्शन बनाया और रिलीज़ फंक्शन को कर रहा हूँ मैं कॉल, फंक्शन के एंड हो जाने से पहले। अब रिलीज़ फंक्शन क्या करेगा, इस एरे को रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे जब एरे को रिलीज़ करते हैं ना तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाते हैं डिलीट पे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हाँ ये तो बढ़िया है, ये तो ऐसे ही तो सी लैंग्वेज में होता था, लेकिन हमने एक्सीडेंटली अगर रिलीज़ फंक्शन को 2 बार कॉल कर लिया तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, डबल फ्री वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना। यस, तो जो डबल फ्री वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो C++ में क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, आप क्लास का ही नाम लिखते हैं, पीछे टिल्ट सिंबल लगाते हैं और इसके अंदर आप लिखिए डिलीट P। देखो सेम ही चीज़ लिखी आपने जो रिलीज़ में लिख रहे थे, पर मैं कह रहा हूँ रिलीज़ ना बनाकर आप डिस्ट्रक्टर बनाइए, क्योंकि डिस्ट्रक्टर गारंटेड एक ही बार चलेगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है
उसके जस्ट पहले, और वो अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो दो बातें, एक तो वो अपने आप कॉल हो रहा है, तो वो जो मेमोरी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यानी मेमोरी लीक हो सकता था कि पता चला आपने रिलीज़ को कॉल ही नहीं करा तो मेमोरी लीक हो सकता था, वो सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप होता है। फंक्शन एंड होगा, I1 डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो उसके पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया अपने आप। तो एक तो वो जो मेमोरी लीक हो सकता था अगर आप रिलीज़ नहीं कॉल करो, तो वो दिक्कत खत्म हो जाती है डिस्ट्रक्टर के होने से, क्योंकि वो तो गारंटेड चलेगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है तब चलेगी। और दूसरी दिक्कत ये कि रिलीज़ को एक्सीडेंटली आप 2 बार कॉल कर सकते हो, तो डबल फ्री वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रक्टर गारंटेड एक ही बार चलेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तब, तो वो एक ही बार फ्री करेगा मेमोरी को। इसलिए सी के कंपैरिजन में C++ के अंदर मेमोरी को मैनेज करना थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन बेटर आपके कॉन्सेप्ट होंगे तब होगा जब आपको पता है कि अच्छा डिस्ट्रक्टर की क्या अहमियत है, तब आप सोचोगे कि हाँ ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि C++ में हम कुछ भी कोड लिख देंगे तो बेटर हो जाएगा, नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके वो कोड को आप बेटर बना सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सी के कंपैरिजन में आपको C++ में मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा बेटर मिल जाता है, क्योंकि आपके पास ये डिस्ट्रक्टर जैसी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद C++ दोनों में बहुत ज़्यादा रिस्क है। जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो डबल फ्री क्या है ये आपको समझ में आया, और डबल फ्री से बचना है तो कैसे बचेंगे वो भी मैंने आपको बताया। सी लैंग्वेज में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 2 बार कहीं एक्सीडेंटली भी फ्री फंक्शन को सेम वैल्यू के लिए कॉल ना कर लें। लेकिन C++ में आपके पास डिस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं आप, जिससे कि 2 बार फ्री एक ही चीज़ के लिए ना हो। तो आई होप आपको इंटरव्यू के लायक चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, कि मैं जानता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में नहीं मिलते हैं, आपको मिलते हैं तो उसका 1 लाइन की डेफिनेशन, 2 लाइन की डेफिनेशन मिलती है, एंड बिलीव मी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ही है जो आपको कॉन्सेप्ट समझा पाता है और आपको ये चीज़ें ध्यान में रह पाती हैं, ताकि आप इंटरव्यू में भले ही आपने प्रिपरेशन अलग से नहीं करी होगी, रिवाइज़ नहीं किया होगा, लेकिन ये जहन में रहेगा तो आप इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ठीक ठाक बोल लोगे और वो चीज़ आपका सिलेक्शन करा सकती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोज़ आपको बहुत काम आ रहे, तो एक तो आप इसको लाइक करिए, दूसरा आप कमेंट देकर भी बताइए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है और आप इस तरह के और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इसको, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। और चौथी बात यह है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।